हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे पास रहने वाले हैं स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल एवं वाटर टैंक। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे आरआरबी जेई, एसएससी जेई के लिए इस टॉपिकों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने आरसीसी डिज़ाइन के पुराने चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पूछा गया है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें बताना है टिप ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम हमारे पास है, उसके टिप पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें बताना है। यदि उस पर क्या है, कंसंट्रेशन लोड आ रहा है। कंसंट्रेशन लोड आ रहा है, क्या है, कौन सा लोड आ रहा है, कंसंट्रेशन पी लोड आ रहा है। तो इसमें हमें बताना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है। तो आपको इनमें से ऑप्शन में से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास टॉपिक हमारी बात करें, फर्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन ऑफ अ रिटेनिंग वॉल। तो आपको रिटेनिंग वॉल ये डिज़ाइन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ अपने नोटबुक में नोट करके रखना है। इससे पहले इसके फिगर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे ये रिटेनिंग वॉल हो गई हमारे पास, ऐसी हमारी ये रिटेनिंग वॉल रहती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जनरली क्या होते हैं, ये ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हो गया। एक हमारे पास क्या होती है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जो टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ये हो गया। ये जो हमारे जहाँ पे हमारा लोड आता है, ये हेल वाला पोजीशन हो गया। नीचे वाला पोजीशन कौन सा हो गया, टो हो गया। ये हमारी ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है। इसे स्टेम कह लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टेम कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो गया टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल, हमारे पास ये वाली होगी। एक हमारे पास क्या है, एल शेप्ड कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल हो जाती है, जो कि हमारे पास ये टाइप की हो जाती है। तो ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में कि हमारे पास टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल हमें पूछा जाता है कि टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल कितने टाइप की होती हैं। तो हम आपको क्या बताना है, इसमें दो टाइप की रिटेनिंग वॉल होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेकंड होती है सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। तो अगर हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की बात करते हैं तो ये वाला हिल वाला पोजीशन हो गया, ये हमारा टो हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ किस ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की कितनी हो सकती है इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है। तो हमें ये 3 मीटर याद रखना है। इसके बाद हेल्थ साइड में हमें दे रखा है कि नो स्ट्रेस डेवलप्ड। हेल्थ साइड में क्या होता है, स्ट्रेस कोई डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि स्टेबिलिटी इंश्योर एट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी स्टेबिलिटी होती है किसकी, जो भी रिटेनिंग वॉल की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है, एक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण होती है। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद सेकेंड नंबर हमारे पास बात आती है सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की। तो सेमी ग्रेविटी अगर रिटेनिंग वॉल की हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है टी शेप्ड, एक होती है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। तो अगर हम टी शेप्ड या एल शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की हम बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 8 मीटर तक हो सकती है। तो इसमें जनरली हमारे पास 3 से 8 मीटर तक हमारे पास ये होती है। ये हमारे पास जैसे ये वाले दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना होता है, इसमें एक तो हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए, कितनी मीटर तक हो सकती है, 8 मीटर तक हो सकती है। इसके बाद हमें ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास स्टीम रेनफोर्समेंट दिया जाता है वॉल पे कहाँ पे दिया जाता है। तो रियर साइड में दिया जाता है हमेशा स्टीम रेनफोर्समेंट। तो कौन सा हो गया, ये हमेशा रियर साइड पे दिया जाता है। रियर साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये वाली साइड हमारी कौन सी, ये हमारे पास होगी रियर साइड। इसके बाद पूछा जाता है कि हेल रेनफोर्समेंट दिया जाता है कि कहाँ पे दिया जाता है, टॉप पे दिया जाता है, बॉटम पे दिया जाता है। तो हेल में जो हमारे अगर रेनफोर्समेंट दिया जाता है कहाँ पे दिया जाता है, टॉप पे दिया जाता है। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि टो पे रेनफोर्समेंट दिया जाता है कहाँ पे दिया जाता है। तो टो पे रेनफोर्समेंट कहाँ दिया जाता है, बॉटम पे दिया जाता है। तो ये टो पे कहाँ पे हो गया, बॉटम पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेलियर किसकी वजह से होता है। जो हमारे पास टी शेप्ड या कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होता है, फेलियर किसके कारण होता है। तो सेचुरेटेड ऑफ बैक फील, जो हमारी बैक फीलिंग होगी उसके सेचुरेशन के कारण क्या होती है, फेलियर होता है। तो इतनी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल की। तो काउंटर फोर्ट अगर रिटेनिंग वॉल की हम बात करें तो इसमें यूज़ कहाँ तक हो सकती है, अप टू द 7 मीटर तक हो सकती है। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल ये वाली हो जाती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा इसका फिगर दे रखा है। इसके बाद हमें फर्स्ट हमें याद रखना है हाइट कितनी तक हो सकती है, 7 मीटर तक हाइट हो सकती है। अब हाई वैल्यू फॉर शेयर इन्फोर्सन किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, हाई वैल्यू शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पेसिंग बिटवीन रियर काउंटर फोर्ट, जो हमारा काउंटर इसमें साइड में हम क्या देते हैं, काउंटर फोर्ट दे देते हैं इनमें, तो इसमें बीच की स्पेसिंग कितनी होती है इसकी, जितनी इसकी हाइट होगी उसके 1/2 से लेकर 1/3 से लेकर 1/2 तक हमारे इसकी क्या ली जाती है, स्पेसिंग बिटवीन रियर काउंटर फोर्ट के बीच की स्पेसिंग ली जाती है। तो ये चीज़ें हमें इतनी ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें आपको अपने नोटबुक में नोट करके रखना है और साथ में इन्हें रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में बात, रिटेनिंग बॉल के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर टैंक के बारे में। तो वाटर टैंक की बात करते हैं, जब भी हम वाटर टैंक का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वाटर टैंक का फिगर ये दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है वाटर टैंक का फिगर। ठीक है, इसमें सब चीज़ पढ़ लेना है। तो इसके बाद हमारा जो IS कोड क्या क्या कहता है इसके बारे में वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसके डिज़ाइन के पर्पज़ में हमारे कौन सा IS कोड कहता है कि इसमें फर्स्ट हमारे पास कौन सी ग्रेड का कंक्रीट हम यूज़ करना चाहिए। तो कौन सी ग्रेड का यूज़ करते हैं हम, M30 यूज़ का कंक्रीट यूज़ करते हैं। मिनिमम कवर ऑफ वाटर टैंक कितना दे सकते हैं, तो मिनिमम कवर हमारे कितना होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए। और वाटर टैंक जनरली क्या होता है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा जाता है कि परमिजुअल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में परमिजुअल स्ट्रेस कौन कौन से कितने कितने आते हैं। अगर हम बात करें M25 ग्रेड की कंक्रीट है हमारे पास, तो बेंडिंग स्ट्रेस कितने आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो 815। और अगर हमारे पास M30 में बात करें, M30 ग्रेड में कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। वैसे ही हम अगर टेंशन में बात करें कि हमारे पास स्ट्रेस कितना आता है, तो 6 हो गया। और जो अगर M30 की बात करें तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि टेंशन में स्ट्रेस कितना होता है, तो टेंशन में स्ट्रेस कितना होता है, 0 लिया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास 50 m³ तक का टैंक है और इससे कम वैल्यू का टैंक है। वॉल्यूम मतलब कितना है इसका टैंक का, 50 m³ से कम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं। जनरली M30 यूज करते हैं, लेकिन अगर 50 m³ से कम की कैपेसिटी वाला टैंक हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, M25 कंक्रीट यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम परमिजुअल क्रैक विड्थ हमें आउटर सरफेस से कितनी होती है। तो आउटर सरफेस से जब भी बात करें तो 0.02 mm हो सकती है, लेकिन इनर साइड में अगर पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, इनर साइड में क्रैक नहीं होना चाहिए, तो 0 mm लिया जाता है। उसके बाद क्रैक विड्थ क्राइटेरिया किसके लिए सेटिस्फाई होता है, तो क्रैक विड्थ कब ये सेटिस्फाई होगा, जब माइल्ड स्टील में स्ट्रेस कितना होगा, 115 मेगापास्कल हो जाएगा। और HYST की केस में 130 मेगापास्कल के जब हमारे पास स्ट्रेस होता है, तभी हमारे क्या होता है, क्रैक विड्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना दिया जाता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट की अगर बात करें HYST की बात के रिस्पेक्ट में 0.35% ऑन ईच डायरेक्शन ऑफ सरफेस जोन। तो सरफेस जोन और माइल्ड स्टील के केस में 0.64% ऑन ईच डायरेक्शन ऑफ सरफेस जोन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब सरफेस जोन कैसे निकालते हैं, तो सरफेस जोन के लिए हमारे पास ये फार्मूला जाता है 0.35/100 इंटू 1000 इंटू D/2 हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया है। अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है स्टेयर केस का। तो स्टेयर केस भी पढ़ लेते हैं। स्टेयर केस में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास ये दे रखी है, यहाँ बॉटम से लेकर यहाँ टॉप तक की हाइट दे रखी है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हेडरूम कह लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, हेडरूम कह लेते हैं। वैसे हमारे क्या होता है, ये हमारे पास सीढ़ी होती है, तो इसमें जो ये हॉरिजेंटल पार्ट होता है इसे ट्रेड कह लेते हैं, और जो वर्टिकल पार्ट रहता है उसे क्या कहते हैं, राइजर कह लेते हैं। ये जो बीच में हमारे पास ये हो जाती है इसे हम क्या कह लेते हैं, लैंडिंग कह लेते हैं। तो ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया किसका, स्टेयरकेस का, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करें तो पिच मैक्सिमम पिच किससे, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हम जब टू वे स्लैब के केस में इसे डिज़ाइन करते हैं तो तब हमारे पास पिच किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 38 डिग्री से ज़्यादा हमारे पास पिच नहीं होनी चाहिए। अब विड्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विड्थ ऑफ लैंडिंग जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडरूम की हाइट कितनी होती है, तो जनरली 2 मीटर दिया जाता है, कहीं कहीं पे 2032 mm भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास पूछा जाता है कि
विड्थ ऑफ स्टेयरकेस कितना होता है। विड्थ ऑफ स्टेयरकेस अगर पूछा जाए तो 1 से लेकर 1.2 मीटर तक हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 से लेकर 1.2 मीटर हो जाता है। अब अगर ये तो हमारे पास हो गया रेजिडेंशियल के लिए। अगर अपार्टमेंट्स के लिए बात करें तो अपार्टमेंट्स के लिए कितना हो जाता है, 1.2 से लेकर 1.6 मीटर तक हो जाता है। अगर पब्लिक एंड कमर्शियल के लिए हमारा कितना हो जाता है, 1.2 से लेकर 2 मीटर तक हमारी इसकी स्टेयरकेस की विड्थ हो जाती है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजर की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो राइजर की हाइट की अगर बात करें तो 150 mm से लेकर 200 mm तक हो सकती है। अब हमारे पास मिनिमम कितने राइजर होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पे स्टार लगा देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राइजर वाला। तो मिनिमम हम 3 राइजर यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 12 राइजर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लाइव लोड ऑफ स्टेयरकेस कितना आता है। लाइव लोड ऑफ स्टेयरकेस, तो लाइव लोड की अगर हम बात करें स्टेयरकेस में तो जनरली कितना लिया जाता है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन इज जनरली ये लिया जाता है। अगर हमारे पास नो क्राउडिंग, अगर क्राउडिंग नहीं है यहाँ कहीं पे, तब हमारे वहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन भी हम ले सकते हैं। और वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, वेट ऑफ वेस्ट स्लैब के लिए हमें ये फार्मूला भी याद रखना है। फार्मूला याद कर देना आपको, 25D√1 + R/T⁴ तो ये हमारे पास किसकी है, वेट ऑफ वेस्ट स्लैब इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास आज हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टेयरकेस के बारे में पढ़ लिया है, वाटर टैंक के बारे में पढ़ लिया है, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल हमने पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन का कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है। इसके बाद सब हमने पढ़ लिया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।